भारतीय जनता पार्टी जो है गरीबों के लिए ये सब पैसे पे सब हर चीज खरीद लेती। और भारतीय जनता पार्टी के अगर हम काम गिनाने जाएं तो पूरे 2 घंटे लग जाएंगे सारे काम गिनाने में। कि इस सरकार, इस गवर्नमेंट में जो है इसमें कोई ऐसी कोई खूबी ही नहीं है जो अखिलेश के टक्कर का काम कर सके। नरेंद्र मोदी भारत के लिए वरदान है। इस बीजेपी ने काम ही क्या किया है? यहाँ पे लोगों को खरीद के लाया जाता है। इतनी पार्टियां मिल के गठबंधन करती थी और देश को लूटा जाता था। मैं अखिलेश सपोर्टर हूँ, मैं यहाँ क्यों आऊँगा? नहीं तो मुझे बताया नहीं गया था ना, बाद में पता चला ना, यहाँ पे आया हूँ। मौसम ने अपना रंग बदल लिया है, लेकिन चुनावी मन से जो हुक्कार भरे जाएंगे उसमें थोड़ी सी भी कमी नजर नहीं आ रही है। आपको बता ही दिया मैंने कि आज महेश शर्मा जो कि गौतम बुद्ध लोकसभा सीट से बीजेपी के कैंडिडेट हैं, पिछले कई वर्षों से यहां से जीतते भी आए हैं और इस बार भी उन्हीं को टिकट मिला है। उसी के समर्थन में केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज नोएडा में रैली करेंगे और हम वहीं पे हैं। पूरा माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 10 साल जब बीजेपी यहाँ पे लोकसभा सीट से जीतती रही और पूरे देश में 10 साल जनता ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया है, उसके बाद जनता के मन में अब 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या है, ये जानने के लिए हम जगह जगह पे जाते रहते हैं। आज जब नोएडा में ही अमित शाह आ रहे थे तो हमने सोचा कि क्यों ना जनता के बीच में जाएं और जो अमित शाह को सुनने के लिए आए हैं उनके पास जाकर के माहौल जाने कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में उनके लिए क्या काम किया है। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कामों को अगर आप चंद मिनटों में बताना चाहें तो कैसे बताएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं एक सच्चा सिपाही हूँ, नगर उपाध्यक्ष हूँ, गुलावटी नगर मंडल का अरुण तेवतिया नाम है। और अगर हम गिनाने लग जाएं तो कई घंटे लग जाएंगे। देखिए 370 और नोएडा में जो हमारे डॉक्टर महेश शर्मा हैं वो एयरपोर्ट लेके आए, उससे हमें शहर वासियों को भी और ग्रामीण इलाकों में, हमारे ग्रामीण इलाकों में जमीन के रेट जो 1 लाख के करीब थे आज 10 लाख रुपए बीघा के रेट है। और अब उनके प्रयास से एक बिजली का प्लांट बनने जा रहा है तो उससे हमें अब 19 घंटे बिजली मिलती थी और इस इलेक्शन के चुनाव के बाद में हमें 24 घंटे बिजली मिलेगी। जो है किसानों के लिए बिजली का बिल माफ कर दिया गया है आदरणीय योगी जी के कार्यकाल में जो है। और एक गुंडा मुक्त हमारा जो उत्तर प्रदेश है, बल्कि पूरा भारत है, लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त हो गया है। और इस बार हम अपने डॉक्टर महेश शर्मा को पिछली बार वे 2.5 लाख वोटों से जीते, इस बार 8 लाख वोटों से जिता के भेजेंगे, क्योंकि हमारा आरएलडी से गठबंधन हो गया है। चौधरी जयंत सिंह आए थे और वो आरएलडी के जो कार्यकर्ता हैं वो और हम मिलकर के जो है आज इस बार 8 लाख से पार महेश शर्मा जी को जिता के भेजेंगे और उन्हें केंद्र में दोबारा से मंत्री बनाने का मौका मिलेगा, ऐसी हम कामना करते हैं। इसी उपलक्ष्य में हम आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के अगर हम काम गिनाने जाएं तो पूरे 2 घंटे लग जाएंगे सारे काम गिनाने में। तो इसीलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने कानून व्यवस्था की बात कही, अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी जी के जो पुलिसकर्मी हैं वही गुंडा बन चुकी है। जी नहीं, अखिलेश यादव खुद गुंडे हैं और वे गलत कहते हैं। आज हमारी बहन बेटी और यहाँ तक कि हम भी रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे ग्रामीण इलाकों में ऐसे ही चले जाएंगे। ना कोई चैन छीनता है, ना कोई कुंडल छीनता है, ना कोई लूट मार होती है। गांव में किसान अपने 12 पे से ऐसे ही चला आता है क्योंकि कोई चोरी नहीं होती। पहले अखिलेश यादव की सरकार में 12 से मोटर चुरा लिया करते थे, किसानों की भैंस चोरी हो जाया करती थी। किसान अगर घर छोड़कर खेत में गया तो खेत में घर में नुकसान, खेत में से घर आया तो घर में खेत में नुकसान। किसान हर जगह परेशान था। और गन्ने के रेट भी बढ़ाए हैं माननीय मोदी जी ने, 25 रुपए पर क्विंटल बढ़ा दिया। अब 370 रुपए क्विंटल गन्ने का भी रेट बढ़ चुका है। और एक और बढ़िया ये मोदी जी की चली है योजना कि वो एथेनॉल बना रहे हैं गन्ने से और अगले 2 साल में 600 रुपए क्विंटल गन्ने का भाव हो जाएगा और किसानों के मजे ही मजे हैं। आपके हिसाब से विपक्षी जो पार्टियां है, इंडिया गठबंधन बनी है, भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें कटकर उधर शिफ्ट होगी या फिर उन लोगों के वोट बैंक में थोड़ी कमी आएगी? नहीं, वो ठगबंधन है, वो कहीं भी नहीं मिलेगा। वो लोग अपने कैंडिडेट ही नहीं का चुनाव नहीं कर पाए। आप यहाँ मेरठ में देख लीजिए, पहले अतुल प्रधान का जो विधायक है, अतुल प्रधान का सांसद टिकट दिया था और 24 घंटे नहीं लगे कि उनका टिकट काट के योगेश वर्मा को टिकट दे, उनकी घरवाली को टिकट दे दिया। वो अपने कैंडिडेट ही नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। तो वो क्या हमारे मोदी जी का सामना करेंगे? क्या वो हमारे महेश शर्मा जी का सामना करेंगे? क्या वो हमारे अरुण गोविल जी का मेरठ में सामना करेंगे? और पहली बात तो ये कि मेरठ की बताऊं मैं, अरुण गोविल जी का जब नाम क्लियर हुआ
तो पहले जो प्रत्याशी थे उन्होंने अपना पर्चा ही वापस ले लिया था। ये तो जबरन अतुल प्रधान को टिकट देने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें भी हटा दिया गया। तो वो कहीं भी ये सब धराशायी है, ठगबंधन है, लूटबंधन है इन लोगों का जो है। और ये पूरी सीटों पे भी नहीं लड़ रहे, कोई 10 पे लड़ रहा है, कोई 20 पे लड़ रहा है, ये 270 भी पार नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी को अरुण गोविल को अयोध्या से उतारना चाहिए था? नहीं, वो वहाँ के लिए कैसे परफेक्ट है? मेरठ के वो जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके पिताजी मेरठ के ही थे, लेकिन वो फिर जाकर के बाहर बस गए, मुंबई चले गए वो जो है। और उनके पिताजी एक मास्टर थे और मेरठ से उनका लगाव रहा है। उन्होंने रिटायरमेंट, उनके पिताजी ने, अरुण गोविल जी के जो पिताजी थे वो टीचर थे, उन्होंने रिटायरमेंट मेरठ से ही लिया। पूरा जीवन उन्होंने मेरठ बच्चों को शिक्षा दी है, तो इसीलिए अरुण गोविल जी परफेक्ट कैंडिडेट है वहाँ से जो है। और हमारे यहाँ से डॉक्टर महेश शर्मा जी। अरुण गोविल को कहीं से भी उतारा जाए वो जीत जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो आदर्श प्रस्तुत किया है पूरे भारत में, वो सबके लिए, हर व्यक्ति अरुण गोविल को देखना चाहता है। और हम समझते हैं कि वो राजनीतिक कैरियर में भी बहुत लंबा सफ़र करेंगे, अपना नाम करेंगे। लेकिन जब मीडिया वाले पूछ रहे थे कि किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, तो वो कह रहे थे कि अभी तो हम पहले जीतेंगे, उसके बाद देखेंगे। हाँ बिल्कुल, अभी वो नए नए आए हैं, वो बहुत सारा उत्तर देंगे। जो इतना बड़ा चरित्र का अभिनय कर सकता है, वो ये सब चुनौतियां तो बहुत सामान्य है। खासकर भारतीय जनता जैसी पार्टी जो कि विश्व में प्रसिद्ध है, जिससे लोग सीख रहे हैं, वहाँ पे तो बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। और वास्तव में अरुण गोविल बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं, लोग उन्हें भूल नहीं पाए हैं। और जो जिस नाटक में उन्होंने काम किया, मैं समझता हूं कि भारत का सबसे सफलतम धारावाहिक है। और कांग्रेस ने उस धारावाहिक को पास करने के लिए भी समय लिया था। एक सबसे प्रसिद्ध कलाकार रामचरितमानस के। अच्छा, मेरठ की जो सीट है वो जातीय समीकरण के लिए बहुत मायने रखती है, और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी कैंडिडेट चेंज भी की है। जो अंदर की बात है वो यही है। तो आपको लगता है कि अरुण गोविल के आने के बाद जो दलित वोट है वो भारतीय जनता पार्टी से कट करके समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो सकती है? सारे, लगभग बहुत सारे वोट विस्थापित हो रहे हैं। वोटों का उदाहरण तो छोड़ दीजिए, कितने नेता जब चेंज कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये भारत के लिए वरदान है, नरेंद्र मोदी भारत के लिए वरदान है। देश को स्थिर सरकार देना देश की बहुत बड़ी मजबूती है। मैं देखता था कितनी पार्टियां मिलकर गठबंधन करती थी और देश को लूटा जाता था। नहीं तो आज तक ये देश, आज तक जो कमजोरियां, लोग देश की जो कमजोरियां गिनाते थे, आज वो हमारी मजबूती क्यों बन गई हैं? क्योंकि आज एक सशक्त नेता देश को मिला है, और वो ऐसा नेता है जिससे विश्व के नेता सीख रहे हैं। विश्व के नेता सीख रहे हैं। योगी मॉडल आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो रहा है, जिन्हें योगी। और देखिए, अभी आपने एक बात कही कि दलित वोटर को कट किया जा रहा है, लेकिन इस बात में मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारे आदरणीय मोदी जी ने किसी वर्ग को नहीं छोड़ा। सबसे ज्यादा दलित और मुस्लिम वर्ग को जो योजनाओं का लाभ मिला है हमारे पूरे भारत में सबसे ज्यादा मिला है। चाहे वो आवास हो, चाहे वो ये राशन का हो, आयुष्मान कार्ड का हो, और जी आपका ये बिजली का हो, और कोई भी बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे ग्रामीण इलाका हो चाहे शहरी इलाका हो, दोनों में सबसे ज्यादा दलित और मुस्लिम समाज को लाभ दिया गया है। किसी भी वर्ग को छोड़ा नहीं गया है। बुजुर्गों का कितना सम्मान ले रहे हैं, बुजुर्गों का सम्मान जो ले रहे हैं, जी। जो मैं समझता हूं कि जितना पैसा मोदी जी ने गाँव में पहुँचा दिया, जरूरतमंदों को पहुंचा दिया, शायद ही भारत में कोई ऐसा नेता, मुझे तो लगता है इतिहास में भी नहीं होगा, पहुंचा दिए। वैसे किसान तभी भी 6,000 रुपए मिल रहे हैं, ऐसा किसी ने सपना नहीं। डीएपी की रेट भी तो बढ़ गई, ये भी तो सच्चाई है। किसान परेशान कहाँ है? केवल 5%, 7% किसान परेशान है। बाकी किसानों की आत्माओं से पूछो, केवल कुछ चीजें हैं जिनको सॉल्व करना बाकी है। नहीं, एक बात बताइए आप, इधर उन्होंने पैसा बैंक में भेजा, लेकिन उधर डीएपी की रेट बढ़ गई। अब डीएपी किसान तो हर सरकार में बढ़े हैं। कांग्रेस से तेज तो रेट किसी ने नहीं बढ़ाया। रेट क्यों नहीं बढ़ेंगे? जब 7.2 है, इस टाइम इन्फ्लेशन 7 के करीब है। आप पाकिस्तान में देखिए, जैसी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में चल रही है, यूक्रेन रशिया का वॉर चल रही है, इजराइल और पैलेस्टीन की वॉर चल रही है। आप उस हिसाब से देखिए, आप कंपैरिजन पहले से कैसे कर सकते हैं? आप नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी आप कंपेयर करिए, तब देखिए आप ये कहेंगे कि क्या नाम है 2014 में उस टाइम ऐसा रेट था, आप 2023 में कहेंगे इस टाइप का रेट था। तो आप एक कंपैरिजन करके देखिए, पूरे वर्ल्ड से देखिए। आप पाकिस्तान में देखिए 23% जीडीपी जा रही है। पाकिस्तान में वैगन आर 14 लाख रुपए की है, यहाँ 7 लाख। क्या करते हो दोस्तों? मैं BLLB का स्टूडेंट हूँ सर। BLLB, हाँ जी।
10 साल के भारतीय जनता पार्टी 10 साल में पेपर लीक के मामला सामने आता रहा, उस पर युवा क्या सोचता है? और खास करके एलएलबी के लोग तो सब कुछ जानकारी रखते हैं, 2 ही महीने रखता है कि तो बीजेएमसी का स्टूडेंट हो और एलएलबी का स्टूडेंट हो, ये देश की राजनीति से बहुत मतलब रखता है। सर पेपर लीक जो है वो एक गंभीर विषय है, उसके लिए हाँ मैं मानता हूँ कि जांच पड़ताल करनी चाहिए और बहुत सी कमियां हमें बीजेपी सरकार में पेपर लीक के मामले में दिखी हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि ये यूपीए और आईएनसी की उन पे सरकार में नहीं दिखी है, ये वहाँ पे भी दिखी है। बट वही वाली बात है, उस आप कह सकते हैं इतनी ग्रोथ नहीं थी मीडिया की कि उस चीज़ को उठाया जाए। आप ये देखिए जो दंगे फसाद होते थे, बहुत से मैटर ग्राउंड लेवल पे ही दबा दिए जाते थे, लेकिन आज क्या ग्राउंड लेवल पे मीडिया इतनी सशक्त है कि वो अपना चीजें निकल के सामने आ जाती हैं। वही मैं कहना चाहूँगा, पेपर लीक का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जिसमें सरकार को डिग्रेड किया जाए। पेपर लीक अगर होता है तो पुनः परीक्षा होगी, ऐसा है नहीं। मामला तो सरकार के मुद्दा तो बहुत गंभीर है, ये तो आप गलत बोल गए, क्योंकि देश के युवा, अब मान लीजिए इनका एज है, नहीं 1 मिनट सुनिए, आप मान लीजिए इनका एज है 23 साल और 23 साल के अंदर ही कोई नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अब एक बार पेपर लीक हो गया, हो गए 24 साल का, अब 23 साल तक जो मेहनत किया था तो पानी में चली गई इसी सरकार के कारण ना। सरकार माफिया रोगी जैसे रोग को दूर कर सकती है, जो कि सबके लिए चैलेंज था, उसके लिए पेपर लीक कोई चैलेंज नहीं है। पेपर लीक श्राप आप तब मानेंगे जब उसी पेपर लीक के बेस पे आप नौकरी दे दें। अगर पेपर लीक कहीं हुआ है तो उसे हटाया गया है और पुनः परीक्षाएं होंगी। लेकिन एज तो खत्म हो गया ना बच्चों का, दिक्कत तो ये है ना, एज मायने रखता है। और दूसरी बात, अगर आप अपने बच्चों को कहीं पढ़ाएंगे तो उसे पैसा खर्च होता है, 1 साल और पैसा खर्च होगा, फिर से जब पेपर होगा तो अगर ये गंभीर विषय होगा तो सरकार उसका भी विकल्प निकालेगी। भारतीय जनता पार्टी सारे विकल्प निकालने में, जो मैं तो समझता हूँ जो माफियागिरी जिनसे, जो कि एक जितने विषय सबसे कठिन थे जिसको पूरे विश्व ने कठिन बना दिया है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने साफ किया है। हाँ जी, बताओ क्या कह रहे थे? मैं बताना चाहता हूँ कि इस गवर्नमेंट में जो है इसमें कोई ऐसी कोई खूबी ही नहीं है जो अखिलेश के टक्कर का काम कर सके। और क्या बताऊं, आप पूछिए, मैं क्वेश्चन। रैली भारतीय जनता पार्टी की है, तारीफ समाजवादी पार्टी के कर रही हो? भाई करेंगे ही, इसमें है ही क्या, इसने काम ही क्या किया है? किसान खुश होती तो इसने काम ही क्या किया है? इस बीजेपी ने काम ही क्या किया है? यहाँ पे लोगों को खरीद के लाया जाता है, बंदे को बुलाया जाता है, पैसों पे लाया जाता है, ये भीड़ इकट्ठा नहीं होती। कंपनियों से उठाओ क्यों नहीं मिलता? नहीं भैया, हर बंदा, मैं एक कंपनी से आया हूँ, मैं कंपनी से लाया गया हूँ, मैं अखिलेश सपोर्टर हूँ, मैं यहाँ पे बीजेपी में नहीं आया हूँ, मैं कंपनी से लाया गया हूँ। तो भाई उसी हिसाब से भाई यहाँ सारे बंदे जो आए हैं ज्यादातर तो वो इसी तरह पे आए हैं। पैसे मिला आपको आने का? नहीं, पैसा नहीं मिला है, पर कंपनी से आया हूँ मैं। कितने बजे निकले कंपनी से? कंपनी से वही निकला 2:30 बजे। 2:30 बजे? हाँ। तो पूरे दिन की सैलरी मिलेगी आज? हाँ, सैलरी तो मेरी जुड़ेगी ना। कंपनी वालों से सेटिंग हुई आने? हाँ, अब कंपनी से सेटिंग हुई है ना, वरना मैं यहाँ क्यों ही आता? मैं अखिलेश सपोर्टर हूँ, मैं यहाँ क्यों आऊँगा? जो चाहते वो नहीं भी आ सकते थे, ऐसा भी कुछ होगा ना? नहीं तो मुझे बताया नहीं गया था ना, बाद में पता चला ना यहाँ पे आया हूँ। बिना बताए बताया वो तो बुलाया गया ना, मुझे ये थोड़ी पता था कि मैं यहाँ आया हूँ, मुझे थोड़ी पता था। आप भी साथी हैं, संगी, हम लोग एक ही कंपनी से हैं सब लोग। आप भी साथ? सैलरी वो तो अलग चीज़ हो गई है, अगर वैसे मुझे मौका मिलता मैं वैसे भी आता, और यहाँ आके मुझे खुशी मिली, वो अलग चीज़ है सैलरी वाली। अब ये समाजवादी को चाहता है वो इसकी प्रॉब्लम है। आप भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल करूँगा, हमेशा करूँगा। समाजवादी पार्टी कौन सी काम अच्छी लगी? कहा समाजवादी के सारे काम अच्छे हैं, गरीबों के हित में काम किए उन्होंने। पुलिस के वाला 100 नंबर चलवाया, कहाँ पहले जाता था, अब तो गरीब घर घर जाता है पुलिस। एम्बुलेंस चालू करवाया, घर घर जाता है, बेचारा जो गरीब इंसान है उसके घर तक जाता है। इस गवर्नमेंट ने कौन सा काम किया है? कौन गरीबों के लिए कौन सा काम किया है? अरे गुंडागर्दी खत्म कर दिया। अरे गुंडागर्दी से थोड़ी देश चलता है, सारा गुंडागर्दी देश चलता है। तू 200 रुपए कमा रहा है, अगर मेहनत करके वो तेरे अगर रास्ते में ले कोई, कैसा लगेगा तुझे? और 2.5 लाख रुपए भाई, तो गुंडागर्दी अब नहीं है क्या? धनंजय सिंह अभी भी जिंदा है, धनंजय सिंह नहीं मारा गया, अतीक अहमद मारा गया, जितना मुसलमान मारा गया, और धनंजय सिंह जिंदा है, वो नहीं मारा गया अभी। राजा भैया गुंडा नहीं है क्या? राजा भैया तो
नहीं, राजा भैया गुंडा नहीं है? राजा भैया भी तो गुंडा है, उनको नहीं हटाया जा सकता क्या? वो भी तो गुंडा है? तो बड़े बड़े लोगों पे नहीं, वो अपना देखते हैं सारे, वो सारी गवर्नमेंट काम करती है। भारतीय जनता पार्टी इतनी नाराजगी क्यों? जनता से है ये, हम लोग युवा हैं, अभी मौका है हम लोग को आगे बढ़ने का। ये गवर्नमेंट कर ही कुछ नहीं रही है, युवा के लिए कुछ काम ही नहीं। भारतीय जनता तुम्हारे सब लोग भाग गए बैठक, इसीलिए नाराजगी इसीलिए है कि मुझे नाराजगी इससे कोई नहीं है, पर नाराजगी यही है कि जो गरीबों के लिए, ये गरीबों के लिए मुसीबत है। भारतीय जनता पार्टी जो है मुसीबत है गरीबों के लिए। ये सब पैसे पे सब हर चीज खरीद लेती है और ये ऐसा ही करती है। कितने लोग आए आपके साथ? हमारे साथ कम से कम आए होंगे 400 लोग। 400 बसें आई हुई हैं। देखिए, पहले भी जब स्टार्टिंग में हम लोग आ गए थे, आज पहले ही, क्योंकि मुझे देखना था कि भारतीय जनता पार्टी के रैली में जब लोग आते हैं तो या खुद से चल के आते हैं या बस की व्यवस्था की जाती है, कैसे आते हैं। क्योंकि तमाम मीडिया पे आप भी देखते होंगे कि कोई दूर दूर से बस भरकर महिलाएं आई हैं, उन्हें यही नहीं पता होता कि आए कहाँ पे हैं और मंच पे कौन से आने वाले हैं। हमने भी सोचा कि जरा चेक करके देखते कैसा ही कुछ होता है। तो एक चीज़ कॉमन पाई हमने, हमारे बाइट में भी रिकॉर्डेड है वो, कि लोग बसों से यहाँ पे आए हैं और खास करके जो कंपनी, क्योंकि नोएडा कंपनी का हब है, कंपनी से लोग आए हैं और कंपनी में भर के लोग आए हैं। हाफ डे के 2 बजे के बाद उन्हें बस में बैठाया गया और जैसा कि उन्होंने कहा कि बस में बैठाने के बाद इनको पता चलता है कि हम यहाँ पे आ रहे हैं और फिर ये यहाँ आते हैं।